हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट 2013 का जो पेपर 1 था उसका सॉल्व पेपर है। तो आज हम 2013 का जो सीटेट पेपर है प्राइमरी लेवल का उसको सॉल्व करेंगे और इसमें हम बात करेंगे सीडीपी की। तो हम अभी तक सीडीपी सॉल्व कर रहे हैं, तो हम 2020 तक जो है पूरी सीडीपी सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद जो है बाकी पोर्शन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, यानी कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उससे पहले जो है आपके ये सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शंस दिए हैं वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या वर्गीकृत करना। तो अंतर करना एक ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है अंतर करना, ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपनी कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने कार्य परियोजना यानी अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो किस रूप में वर्णित किया जा सकता है, देखते हैं। ऑप्शंस दिए हैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी या मापन आधारित शिक्षार्थी। तो कौन सा होगा कि राजेश को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप उसमें आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, यानी कि वो ना कोई अभिभावक कहता है ना कोई शिक्षक कहता है उसे ऐसा करने के लिए, वो स्वप्रेरित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। कौन सा तरीका गलत है, यानी कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन दिए हैं बच्चों को बिना टीके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना या भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, तो तरीका कौन सा है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यानी कि बच्चों के अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना भाषा विकास में सहयोग करने का सबसे गलत तरीका है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। किस योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए, या शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है, किसके योग्य बनाती है? तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला नंबर है प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन है सत्य है? पहला दिया है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, या विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, या शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, या 4 नंबर ऑप्शन है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, अर्थात ये कथन क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि खेलना एक ऐसी मनोरंजक क्रिया है जिसमें विद्यार्थी का स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप से संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है कि आनुवंशिकता
और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% यानी कि आधा आधा योगदान रखते हैं। यानी दूसरा है कि समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, या यानी कि जीन्स, पितृक मतलब जीन्स की बात हो रही है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, तो ये तो गलत हो जाएगा। कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, तो कौन सा सही हो जाएगा कि समवयस्कों और पितृक यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में सही कथन है, यानी कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका भी होती है, इसका कहने का मतलब ये हो गया। अगला प्रश्न है कि सामाजिकरण है क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण जो है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। क्यों? क्योंकि फीचर के अनुसार, फीचर आप लोग इसको याद रखना, फीचर के अनुसार, ये फीचर महोदय हैं, फीचर के अनुसार कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। तो आप लोग फीचर महोदय को याद रखना, इन्होंने सामाजिकरण के ऊपर क्या कहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि एक पीटी खेल शिक्षक, एक पीटी खेल यानी कि खेल, पीटी क्या है? खेल है। शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, और निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो ऑप्शन देखते हैं, दिया है कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उसके लिए यानी उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि जो शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए शिक्षक को उन्हें क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी क्रिया का बार बार अभ्यास करने से मांसपेशियां तथा मस्तिष्क के स्नायु तंत्र उस क्रिया को करने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। तो ये जो है बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती हैं। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो क्या करेंगे विभिन्न दृष्टिकोणों से? तो ऑप्शन दिया है कि तर्क संगत यानी कि तर्क करेंगे, आत्मसात करेंगे, निर्माण या सक्रियकरण। तो क्या करेंगे? तो वाइगोत्स्की के अनुसार है, तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो 2 नंबर जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? ऑप्शन दिए हैं, अंगीकार, क्या अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, या अनुकूलित कर लिया है, या समुचितता। तो क्या कर लिया है? तो अनुकूलित कर लिया है, यानी कि सीता ने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। क्योंकि अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से समंजन के लिए क्या करता है? पूर्व सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। तो ये जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 11 नंबर प्रश्न है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है, यानी कि किसके अतिरिक्त? तो ऑप्शन दिए संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या आनुभविक। तो किसके अंतर्गत? तो संदर्भगत के अंतर्गत। संदर्भगत के अतिरिक्त बुद्धि के अवयवभूत, सामाजिक तथा अनुभविक पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? बुद्धि के 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सामाजिक, फिर दूसरा होता है अनुभविक,
और एक होता है अवयवभूत। अवयवभूत होता है यानी कि बुद्धि के जो है 3 पक्ष होते हैं, सामाजिक, आनुभविक और अवयवभूत। ये बुद्धि के 3 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो किस पर देता है? तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि कर सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि था फा चा ध्वनियाँ हैं। था पा चा ध्वनियाँ हैं क्या हैं? स्वनिम, रूपिम, लेखिम या शब्दिम। तो था, फा तथा चा क्या कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो स्वनिम ध्वनियाँ हैं। कौन सी हैं? स्वनिम ध्वनियाँ हैं, क्योंकि इनका अपना अलग रखने पर, यानी कि इनका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, यानी इनका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अगर इनको अलग कर दिया जाए तो इनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये क्या है? एक स्वनिम ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 नंबर है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखते हैं, ऑप्शन दिया है कि लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, या अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। और 4 नंबर दिया है कि कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को अपने लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो किसके लिए करना चाहिए? वैयक्तिक विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, या वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। तो क्या करना चाहिए कि विद्यालयों को यह समझने के लिए कि एक क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? किस प्रकार का? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन, या बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या हो सकता है? तो बाल केंद्रित यानी कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय को बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करते हुए शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ये कराना चाहिए, ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। कौन देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर निरीक्षण, या सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्यालय आधारित आकलन कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं कि शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, यानी कि विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है। और दूसरा है कि शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, या सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। क्या करता है कि विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट है कि सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। ऑप्शन देखते हैं, थार्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, या सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो
सीखने की तत्परता सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। 3 नंबर जो है सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्न में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? क्या कहना उचित होगा? ऑप्शन दिए हैं कि पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो क्या हो जाएगा कि सीखने यानी कि शिक्षिका के लिए सबसे उचित होगा कि वे शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चों को कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि करने के लिए कहे, यानी कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके अतिरिक्त? सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। तो सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त सेरेकल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक चिन्ह तथा व्यवहारगत विघ्न के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त यानी कि सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त सेरेकल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न तथा व्यवहारगत विघ्न के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समावेशी विद्यालय है कौन सा? इस शिक्षार्थियों की योग्यताओं के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, या शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के प्रति प्रतिबद्ध होता है, या शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्ध लक्ष्य निर्धारित करता है, या विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो कौन सा होता है, कौन सा सही होगा कि एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के प्रति प्रतिबद्ध होता है। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, या शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या अन्य शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा कि ऐसे आवश्यकता होती है कि जो विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर है कि के कारण प्रतिभाशालिता होती है। किसके कारण? मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, 2 और 3 का संयोजन, यानी कि 2 और 3 का संयोजन ये पूछ रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो 2 और 3 का संयोजन, यानी कि आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा का संयोजन के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो ये नंबर सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है, या एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, या निरंतर गृह कार्य देते रहना, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तित्व कार्य यानी कि जो व्यक्तित्व का विकास कर सकें ऐसे कार्य दिया जाए। तो कौन सा होगा कि यानी कि शिक्षार्थियों को यह छोड़ देना कि यह सीखना है और कैसे सीखना है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण सबसे उपयुक्त होता है। तो यानी कि शिक्षार्थियों को यह छोड़ देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये छूट दे देना है। तो ये क्या है? अधिगम योग्य वातावरण सबसे उपयुक्त होता है सीखने और सुनने के लिए। अगला है इसके बाद कि 26 नंबर है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो क्या कहलाती है? तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है, यानी कि डिस्प्रैक्सिया 2 नंबर ऑप्शन डिस्प्रैक्सिया कहलाती है।
और इससे ग्रस्त बालक चलने, कूदने, उछलने, गेंद को फेंकने तथा पकड़ने में अक्षमता महसूस करते हैं। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम निर्योग्यता है क्या है? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, या एक चिर अवस्था है, या एक चर अवस्था है, या जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है, क्योंकि इसका तात्पर्य बालक के विकास में मंदिता होना अथवा मापदंडों से अधिक समय लगने से है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्या है, ये एक चर अवस्था है। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। किसके अतिरिक्त? परिणामों की आशा करना, समस्या को पहचानना, या समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, या संभावित युक्तियों को खोजना। तो कौन सा सही हो जाएगा कि परिणामों की आशा करने के अतिरिक्त समस्या को पहचानना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना तथा संभावित युक्तियों को यानी कि प्रक्रियाओं को खोजना और समस्या समाधान की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण होते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक को अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है कि व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, या दूसरा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए, या शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, या जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा? सही कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो एक शिक्षक को उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर यानी कि CDP का लास्ट नंबर भी है, लास्ट क्वेश्चन है कि सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, या 2 दिया है कि शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, या शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, या निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और इसीलिए वो ऐसा बिहेवियर कर रही है, ऐसा व्यवहार कर रही है। तो कौन सा हो जाएगा कि इसका मुख्य कारण क्या है? शायद सीमा अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, यानी कि ये सही हो जाएगा। क्यों हो सकता है? क्योंकि वह अत्यधिक नर्वस दिखाई पड़ती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है CDP कवर की है, यानी कि जुलाई 2013 का है ये सीटेट का पेपर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।